नमस्कार दोस्तों, कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास जो होगी वो सिल्वी कल्चर के ऊपर पहला लेक्चर है। इससे पहले जो आई होप कि आपने इससे पहले का जो लेक्चर है जहाँ पर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट्री एंड सिल्वी कल्चर और सिल्विक्स के बारे में जो मैंने बताया था उस वीडियो को आपने देख रखा होगा। ठीक, अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। ठीक है, तो वहाँ पर आप इसको जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिल्वी कल्चर में हम लोग फॉरेस्ट क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब कोई जंगल है, उस जंगल में जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, तो उन पेड़ पौधों का साइंटिफिक जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, इसको हम लोग सिल्वी कल्चर कहते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट उनके क्रॉप को लेकर, ठीक है, छटाई, बुआई, ठीक है, निंदाई जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सारा जो काम है वो सिल्वी कल्चर में होना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इन चीज़ों को करने के लिए हमें कुछ बातों का जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, और उन्हीं को हम लोग सिल्वी कल्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि वहाँ पर टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, ठीक है, वहाँ की मिट्टी की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो वहाँ पर हमारे फॉरेस्ट प्रोडक्शन को इम्पेक्ट कर सकते हैं या उनका असर हमारे फॉरेस्ट प्रोडक्शन पर पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सिविल कल्चर के अंदर हमें पढ़ना है। ठीक है, कि भाई कौन से एरिया में किस टाइप के स्पीसीज हमें लगाने हैं। ठीक है, मान लीजिएगा कोई ऐसा एरिया जहाँ पर काफ़ी ठीक है प्रकाश पड़ता है, यहाँ पर ठीक है काफ़ी तेज़ धूप रहती है, बट आपने एक आप ऐसे जगह पे ऐसे पेड़ लगाएंगे जहाँ पर जिसको जो लाइट डिमांडर ट्री स्पीसीज हो, जैसे साल का वृक्ष हो गया, सोरिया रोबस्टा हो गया, ठीक है, टेक्टोना ग्रांडिस हो गया। ठीक है, तो ऐसे ट्री लगाएंगे जो यहाँ पर जिनको ठीक है प्रकाश की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ऐसे ट्री स्पीसीज लगा देते हैं जिनको ज़्यादा प्रकाश की जरूरत नहीं होती, जैसे कॉर्निफर हो गया या फर, ऐसे ट्री जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, ठीक है, तो ये प्लांट जो है वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हमको सिल्वी कल्चर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, यही सारी चीज़ें हम ट्री स्पीसीज पढ़ेंगे, क्या क्या फैक्टर्स है जो पेड़ पे काम करते हैं। ठीक है, क्या बायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या सॉइल का कंपोजिशन हो सकता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग सिल्वी कल्चर में वन बाय वन देखेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, काफ़ी लंबा चौड़ा सिल्वी कल्चर का टॉपिक होता है, बट हम लोग फिर मैं बार बार आपको यही चीज़ बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियो में मैं उन्हीं चीज़ों को आपको बताऊँगा जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो और जो हमारे एग्ज़ाम के काम की चीज़ें हो। ठीक है, फालतू की चीज़ों के ऊपर अगर हम लोग बात करने लग जाए तो ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो सिलेबस है फॉरेस्ट्री का वो भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, अब हमारे पास तो अब वहाँ पे इसका पेपर का जो वेटेज है वो ज़्यादा ही है। ठीक है, 200-250 नंबर का पेपर होता है, बट हमारे पास तो 22 नंबर का भी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो सिलेबस को लेकर उस टाइप की स्टडी करना, ठीक है, ये सही नहीं होगा। हमारे पास इसके अलावा भी और पेपर 2 में 7 सेक्शन है, जिनमें से एक पार्ट ये है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, काफ़ी पूरा एक लंबा चौड़ा सिलेबस हमारे पास। तो हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं चीज़ों को पढ़ें जो कम समय में हमें फॉरेस्ट्री को कवर करा दे। ठीक है, और इस 22 से 23 नंबर के क्वेश्चन में 18-19 क्वेश्चन हमसे बन जाए। ठीक है, और बहुत संभावना है कि जो क्वेश्चन है वो उस लेवल पे पूछे जाएंगे जिस लेवल को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप इससे पहले जो 4 वीडियो बन चुके हैं आप उनको देख सकते हैं कि कैसे हम लोग पुराने वर्षों में जो तमिलनाडु एसीएफ हो, महाराष्ट्र एसीएफ हो, उड़ीसा एसीएफ हो, मध्य प्रदेश एसीएफ हो, उनके क्वेश्चनों को कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और वो आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, अगर लाइक और शेयर आप नहीं करेंगे वीडियो को तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि इस वीडियो का कैसा आपके ऊपर इम्पैक्ट जा रहा है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमें हिम्मत मिल पाए कि हम लोग आगे इस टाइप के वीडियो को आप लोग के लिए बना पाए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि सिल्वी कल्चर के अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले होता है क्लाइमेटिक फैक्टर। ठीक, क्लाइमेटिक फैक्टर जिसको आज हमको पढ़ना है। इस क्लाइमेटिक फैक्टर में हम लोग सोलर रेडिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, जो प्रकाश होता है, जो सूर्य से जो प्रकाश आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमिडिटी, विंड, इसको भी देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग इडेफिक फैक्टर पढ़ेंगे। इडेफिक फैक्टर मतलब सॉइल कंपोजिशन होता है दोस्तों। ठीक है, फिर टोपोग्राफिक, ठीक है, मतलब कि हमारा जो फॉरेस्ट है वो कैसे एरिया में है। ठीक है, वो पहाड़ी हिली रीजन में है या फिर वो तराई वाले रीजन में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग टोपोग्राफी फैक्टर में पढ़ेंगे। बायोटिक फैक्टर देखेंगे कि भाई जीव जंतु जो आसपास है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, ठीक है, जो सिम्बायोटिक रिलेशन बनाने वाले जो बैक्टीरिया है उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा फॉरेस्ट। ठीक है, तो उसको हम लोग बायोटिक फैक्टर में देख लेंगे। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर मैं बताता हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं यहीं से कि जो साइड फैक्टर्स होते हैं इसका सबसे अच्छा इंडिकेटर। ठीक है भाई, कोई मतलब मान लीजिएगा ये कोई एक साइट है
जहाँ पर मुझे फॉरेस्ट्री करना है, ठीक है। तो उन्हीं के अंदर ये सारे फैक्टर्स रहेंगे, क्लाइमेट क्या है यहाँ पर, इडेफिक फैक्टर क्या है, इसका रीजन कैसा है, यहाँ पर कौन कौन से बैक्टीरिया है या कौन कौन से ऐसे ट्री है जो जिनको बैक्टीरिया चाहिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, ठीक है। तो ये तो चीज़ होगी। इस साइट का सबसे अच्छा, ठीक है, इंडिकेटर, मतलब मैं कहूँगा कि साइट क्वालिटी का इंडिकेटर क्या होता है, वो होता है वहाँ की ट्री की हाइट, ठीक है। मान लीजिएगा आपने एक ट्री यहाँ पर लगाई है, ठीक है, इसकी हाइट जो है, ठीक है, इसकी हाइट अच्छी खासी हाइट है, मतलब कि एक 10 साल में अगर टीक के प्लांट का जितना हाइट होना चाहिए, अगर उतना हाइट ये अचीव कर ले रहा है, तो आप कहोगे, मान लीजिए 10 साल में 25 मीटर हाइट टीक प्लांट का स्टैंडर्ड हाइट है, ठीक है। तो आप कहोगे कि ये जो साइट है ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी का साइट है, ठीक है। तो ट्री की जो हाइट होती है वो साइट इंडिकेटर होती है, साइट क्वालिटी इंडिकेटर होती है, इसको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। मान लीजिएगा यहाँ पर आपने टीक लगाया है, ठीक है, वो 10 साल में 10 मीटर ही है, तो आप बोलोगे कि यहाँ की जो साइट क्वालिटी वो अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ट्री, ठीक है, द ट्री हाइट इज एन इंडिकेटर ऑफ साइट क्वालिटी, इसको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, साइट क्वालिटी। तो ट्री हाइट जो होता है वो साइट क्वालिटी को इंडिकेट करता है कि भाई उस साइट की क्वालिटी क्या है, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, ये सारे फैक्टर्स अगर फेवरेबल है किसी ट्री के लिए, ठीक है, किसी ट्री के लिए ये सारे कंडीशन अच्छे हैं तो उसका ग्रोथ होना निश्चित है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर्स अच्छा नहीं है, उस ट्री यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पा रहा है इनमें से, जैसे कि इडेफिक सॉइल की कंपोजिशन अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उसको पर्याप्त मतलब न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, या वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जो इंक्रीज है हाइट वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पर साइट जो क्वालिटी वो अच्छी नहीं है, ठीक है, तो ये हाइट से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो सबसे पहले क्लाइमेटिक फैक्टर को देखते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर में हमें क्या क्या करना है। तो क्लाइमेटिक फैक्टर में, ठीक, बहुत सारी चीजें क्लाइमेटिक फैक्टर में, बट जो काम कीजिए वो है कि सोलर रेडिएशन, ठीक है, जो सूर्य से आने वाली प्रकाश है उस रेडिएशन के कंपोजिशन को देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज की प्रकाश किरणें, ठीक है, विकिरण हमारे पृथ्वी पर आती। इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है विजुअल स्पेक्ट्रम। ये देखिए विजुअल स्पेक्ट्रम जो होता है 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर, ठीक है, विजुअल स्पेक्ट्रम माइक्रोमीटर होता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, ठीक, इसी रेडिएशन से फोटोसिंथेसिस की क्रिया, प्रकाश, ठीक है, संश्लेषण की क्रिया जो है पेड़ पौधे करते हैं, ठीक है। तो इसका रेंज याद रखिएगा, ठीक है, 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर या 400 से 700 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं आप, इसको नैनोमीटर भी कह सकते हैं। माइक्रोमीटर में होगा 0.4 से 0.7 और नैनोमीटर में 400 से ये हो जाएगा 700, ठीक है, विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये 39% होता है सोशल रेडिएशन का, लगभग 39% जो होता है वो विजुअल स्पेक्ट्रम होता है। और एक होता है इंफ्रारेड, ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ध्यान रखना कि इंफ्रारेड जो होता है ये 60% रहता है, ठीक। अब यहाँ पर स्टार लगा हुआ है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है 0.7 से, ठीक है, 3 माइक्रोमीटर तक, और ये लगभग पूरे सोलर रेडिएशन का 60% रहता है, ठीक है, इंफ्रारेड, ठीक है। और देखिएगा ऊपर ये लिखा है कि एब्जॉर्प्शन बाय द विच एटमॉस्फेरिक गैस, ठीक है, विच एटमॉस्फेरिक, कौन सी गैस इसका एब्जॉर्प्शन करती है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम में तो ये इजीली ट्रांसमिटेड बाय द एटमॉस्फेयर, इसका कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता। बट ये जो इंफ्रारेड जो किरणें हैं इनको कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ठीक है, H2O, ठीक है, ये गैसेस जो हैं ये इनका क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन कर लेती है, क्या इनसे रिएक्शन कर लेती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो कई बार आता है कि फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, ठीक है, जो है वो किस वेवलेंथ की, तो आपको ध्यान रखना है 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, एक टर्म आता है दोस्तों एल्बिडो, ठीक है, एल्बिडो क्या होता है, ठीक है, इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग, एल्बिडो, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि सोलर से जो रेडिएशन आती, सूर्य प्रकाश से जो रेडिएशन आती है, ठीक है, और वो अपनी क्वालिटी में बिना चेंजेस किए फिर से, ठीक है, फिर से मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, यहाँ से कोई रेडिएशन पृथ्वी पे आए, वो बिना इसकी क्वालिटी में चेंज हुए अगर ये फिर से एटमॉस्फेरिक
एरिया में बाहर चला गया, तो इस क्रिया को हम लोग एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एल्बिडो द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन दैट रिफ्लेक्ट बैक टू द स्पेस विदाउट चेंजिंग इट्स क्वालिटी। ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स क्वालिटी, तो बिना अपने क्वालिटी में चेंज किए, ठीक है, स्पेस पे फिर चल जाती, तो इस क्रिया जो होती है वो एल्बिडो कहलाती है। अब एल्बिडो में क्या इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है दोस्तों, कि सबसे ज्यादा जो रिफ्लेक्ट होता है या सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन जो करता है, ठीक है, कोई भी रेडिएशन को फिर स्पेस में बाहर भेजने का, वो करता है स्नो। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, स्नो, एल्बिडो का जो परसेंट, लगभग 90% रेडिएशन को ये स्पेस में बाहर भेज देती है, स्नो। यहाँ पर दिख भी रहा होगा स्नो। और जो वाटर है, ठीक है, वो क्या करती है, 94% को ऑब्जॉर्व कर लेती है और केवल 6% को ही भेजती है। ठीक है, भेजती है। तो सबसे ज्यादा जो एल्बिडो का परसेंटेज होता है दोस्तों, वो होता है स्नो का। ठीक है, और सबसे कम जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, वाटर का। और एक और चीज है दोस्तों, एक और यहाँ पे एक इटोलेशन, ठीक है, एक टर्म्स है यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा होगा इटोलेशन। ठीक है, ये क्या होता है, तो इसको समझ लेना दोस्तों कि इटोलेशन जो है, मान लीजिएगा कोई भी ट्री को, ठीक, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्लोरोफिल सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको प्रकाश चाहिए रहता है। लेकिन एक लंबे समय के लिए अगर किसी पेड़ को या किसी भी प्लांट को आप अंधेरे में रख देते हो विद द एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है, किसी भी प्लांट को बिना लाइट के आप एक लंबे समय तक रख देते हो, ठीक है, तो उसकी पत्तियां मुरझाने लग जाती है। ठीक है, और इसी फिनोमिना को इटोलेशन कहते हैं, इटियोलेशन कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इटोलेशन क्या होता है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है, और उसके कारण जो प्लांट मुरझा जाते हैं, इस क्रिया को हम लोग इटोलेशन कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, इटोलेशन को यहाँ पर बताया गया, इटोलेशन इज अ प्रोसेस इन फ्लावरिंग प्लांट ग्रो इन पार्शियल और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो यही वही चीज़ें हैं कि भाई कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइट में जो फ्लावरिंग प्लांट की जो क्रिया होती है, जैसे देखिए यहाँ पर मुरझा जाना, ठीक है, ये जो क्रिया है, फिनोमिना है, इसको हम लोग इटोलेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें और यही चीज़ ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अच्छा, ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा लाइट के बारे में क्या है कि प्लांट एडॉप्ट light condition is per their growing region and requirement based on the requirement of the light plant could be divided into। ठीक है, तो ये मोटा मोटी यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर भी हो गया। तो ये कहा कि प्लांट जो है वो लाइट को अडॉप्ट करते हैं अपने ग्रोइंग रीजन में। ठीक है, रीजन है, ठीक है, रीजन नहीं है, ये रीजन है। ठीक है, कुछ क्षेत्र में लाइट को अडॉप्ट करना, ठीक है, ये प्लांट के अंदर, ठीक है, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग प्लांट को कुछ कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठीक है, कि भाई किस रीजन में किस टाइप के प्लांट है जो कैसे लाइट को अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग प्लांट को कुछ कैटेगराइज कर सकते हैं। इसमें होता है कि लाइट डिमांडर स्पीसीज, ठीक है, जिनको प्रकाश किरण चाहिए। ठीक है, उनके ग्रोथ के लिए क्या होता है कि प्रकाश किरण चाहिए, तो ऐसे स्पीसीज को हम लोग लाइट डिमांडर कह सकते हैं। रिक्वायर्ड एबंडेंट लाइट फॉर इट्स बेस्ट ग्रोथ। ठीक है, अच्छे इनके ग्रोथ के लिए लाइट चाहिए। ठीक है, शेड बियरर, कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जिनको छाया वाले शेड एरिया में भी ये लोग ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्पीसीज को हम लोग शेड बियरर कहते हैं। मे परसिस्ट एंड डेवलप अंडर द शेड कंडीशन। और शेड डिमांडर स्पीसीज, ठीक, यहाँ ध्यान रखने चाहिए, जो शेड डिमांडर स्पीसीज होता है जिनको छाया चाहिए रहता है, ऐसे स्पीसीज को हम लोग सियोफाइट कहते हैं। ऐसे स्पीसीज को हम लोग सियोफाइट कहते हैं, सियोफाइट। रिक्वायर्ड सेट अ लास्ट लिस्ट इन इनिशियल फेज ऑफ ग्रोइंग। ठीक है, तो क्या होता है कि सेट उनको कम से कम उनके इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रोइंग, ठीक है, प्रारंभिक ग्रोथ की स्थिति में तो उनको छाया चाहिए रहता है। तो ऐसे प्लांट को हम लोग सेट डिमांडर या सियोफाइट भी कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर देखना है कि सेट डिमांडर, लाइट डिमांडर और सेट बेरर ट्री कौन कौन सी होती हैं। ठीक, और यहाँ से भी इस टेबल से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को दोस्तों इस टेबल को याद कर लेना है। ठीक है, तो देखिएगा फॉरेस्ट टाइप माउंटेन टेम्पर्ड फॉरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले माउंटेन टेम्पर्ड फॉरेस्ट क्या है, इसको आगे की स्लाइड में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो उस एरिया में, माउंटेन टेम्पर्ड फॉरेस्ट एरिया में क्या होता है कि जो लाइट डिमांडर स्पीसीज होंगी दोस्तों वो पॉपुलर होंगी। सेट बेरर जो स्पीसीज होंगी वो देवदार होंगी उसी रीजन में। और सेट डिमांडर जो स्पीसीज होंगी दोस्तों ये सिल्वर फर होंगी। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट मतलब ये ऐसे एरिया को कहते हैं जहाँ पे माउंटेन मतलब जो पहाड़ी रीजन का जो फॉरेस्ट रहता है वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि जो प्लांट का जो कंपोजिशन है
वो भी अलग अलग होता है, ठीक है। वहाँ पर भी आपको ऐसे पेड़ मिलेंगे जिनको लाइट चाहिए रहता है, ऐसे पेड़ मिलेंगे जिनको छाया चाहिए रहता है, ऐसे पेड़ मिलेंगे जहाँ पर बिल्कुल भी उनको छाया में ही रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट डिमांडर है जो पॉपुलर है, ठीक है। ध्यान रखना, पॉपुलर जो ट्री मैंने आपको बताया था, ये पॉपुलर ट्री जो है कश्मीर, जम्मू कश्मीर रीजन में होता है, जो क्रिकेट बैट इंडस्ट्री में भी काम आता है, ठीक है। सेलिक्स अल्बा इसी फैमिली का ट्री है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो माउंटेन ट्रॉपिकल टेम्परेट फॉरेस्ट में जो लाइट डिमांडर है वो पॉपुलर ट्री स्पीसीज है, सेड बेरर है वो देवदार है, और सेड डिमांडर जो सिल्वर फर है। माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ पर है पाइनस रॉक्सबर्गी लाइट डिमांडर है, क्यूरकस स्पेसीज ये सेट बेरर है, और रोडोडेंड्रम जो है वो सेट डिमांडर है, ठीक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, ठीक है, तो यहाँ पर टीक, साल, डैप्टेरोकार्पस, ठीक है, तो ये स्पीसीज जो है उनको तो लाइट चाहिए रहता है, ठीक है। आर्टोकार्पस स्पीसीज जो है, ठीक है, वो सेट बेरर है, और सेट डिमांडर जो है वो मेजोआ फेरेवा, ठीक है, फेरिया, मेजोआ फेरिया ये स्पीसीज जो है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में से डिमांड है, ठीक है। दोस्तों इस लिस्ट को आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। अब इसको कैसे आपसे आप रटते हो ये आप जानो, लेकिन इसको आपको रट लेना, यहाँ से सवाल आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक। अब देखिएगा दोस्तों, ये टेम्पर्ड जो फॉरेस्ट होता है, टेम्परेट फॉरेस्ट होता है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, एक दो चीज़ें, उसके बाद ये आप समझ पाओगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये हमारा पूरा ग्लोब है, मान लीजिएगा पृथ्वी है, ये हमारा 0 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री पर, ये रीजन हो गया हमारा, ठीक है, और ये 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हो गया नीचे। तो दोस्तों ये हमारा जो रीजन होता है ये ट्रॉपिकल रीजन होता है, ठीक है। और जैसे इस रीजन के हम लोग ऊपर चलते हैं, ठीक है, इस साइड हम लोग बढ़ते रहते हैं, ठीक है, तो हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन वो चेंज होते रहता है, ठीक है। यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिल जाएगा, फिर उसके बाद ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट मिल जाएगा, फिर उसके बाद सेमी ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। तो जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ये हमारा जो वेजिटेशन है चेंज होते रहता है, ठीक है, ठीक है। तो लेटीट्यूड में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा वेजिटेशन चेंज होता है। अब मान लीजिएगा कि यहीं पर इस एरिया मान लीजिएगा एक माउंटेन है, ठीक है, जिसको हम लोग टेम्पर्ड फॉरेस्ट कहते हैं, माउंटेन है। तो जैसा चेंजेस इसके लेटीट्यूड के साथ बढ़ने पर होता है, जैसे हम लोग जैसे आगे बढ़ते रहेंगे लेटीट्यूड में, ऐसे बढ़ते रहेंगे तो हमारा फॉरेस्ट वेजिटेशन चेंज होता है। वैसे इस फॉरेस्ट में अगर हम लोग एल्टीट्यूड मतलब ऊपर बढ़ते रहेंगे दोस्तों, ऊपर एल्टीट्यूड में बढ़ेंगे तो भी हमारा फॉरेस्ट जो वेजिटेशन वो चेंज होता रहता है, ठीक है। मान लीजिएगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसी हाइट बढ़ेगा, ठीक है, जैसी एल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग ऊंचाई में ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे ही माउंटेन रीजन में ऊंचाई में ऊपर बढ़ेंगे हमारा जो टेम्परेचर है वो डाउन होने शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस टेम्परेचर पे मान लीजिएगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आगे आप बढ़ोगे तो आपको कुछ अलग टाइप के फॉरेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, आगे कुछ और अलग टाइप का फॉरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, ऊपर में आपको टुंड्रा प्रदेश मिल जाएगा, ठीक है। तो लेटीट्यूड के साथ बढ़ने पर फॉरेस्ट वेजिटेशन चेंज होता है, उसी प्रकार किसी भी पर्वत में ऊपर जब हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड के साथ तो भी हमारा फॉरेस्ट वेजिटेशन है वो चेंज होते रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं दोस्तों इस टेबल से। यहाँ पर देखिएगा कैसे, यहाँ पर 2-3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना दोस्तों कि टेम्परेट फॉरेस्ट का जो रीजन है ये पूरा जो हमारा हिमालय का रीजन है और ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन, यहाँ पर टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और टेम्परेट जो फॉरेस्ट होता है उन ठंडे प्रदेशों के फॉरेस्ट को कहा जाता है, ठीक है। लगभग टेम्परेट जो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिएगा, माउंटेन फॉरेस्ट, तो पहाड़ी रीजन के फॉरेस्ट को माउंटेन फॉरेस्ट कहा जाता है। अब उसी के अंदर टेम्परेट फॉरेस्ट जो होता है, ठीक है, वो फॉरेस्ट लगभग ठंडे एरिया में जो स्टार्ट हो जाता है उनको हम लोग टेम्परेट फॉरेस्ट कहते हैं। यहाँ पर कुछ डेफिनेशन लिख रखा है कि एल्टीट्यूड के साथ बढ़ने पर कौन कौन से फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, कि 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर वेट टेम्परेट, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएंगे आपको। फिर 1500 से 3000 मीटर पे टेम्परेट फॉरेस्ट विथ कॉनिफस पाइन, ठीक है, तो 1500 से 3000 ऊंचाई पर भी फॉरेस्ट मिलेगी जहां पर कॉनिफस, पाइन, देवदार, सिल्वर फर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। फिर आगे 3000 से 3600 मीटर पे, ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेगा। फिर 3600 से ऊपर मीटर पे, ठीक है, 3600 मीटर से ऊपर का जो ऊपर रहेगा वहां पर अल्पाइन फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि 3600, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि
पाइन फॉरेस्ट जो है वो माउंटेन रीजन पे किस हाइट पे आपको मिलेगा, तो 3600 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर जो है वहाँ पर आपको पाइन फॉरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और ये समझ में आ रहा है, ठीक, उतना ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं, मैंने केवल ये प्रयास किया कि आपको थोड़ा बहुत समझा पाऊँ, ठीक है। यहाँ पर माउंटेन फॉरेस्ट को लेकर ठीक है थोड़ा बहुत डेफिनेशन इसको ध्यान रखना है कि इकोसिस्टम रिफर टू एनी इकोसिस्टम फाउंड इन द माउंटेन्स, डेंस फॉरेस्ट आर कॉमन इन एरियाज ऑफ द moderate elevation. The mountain ecosystem are highly affected by the climate which get the colder as the elevation increase, ठीक, जैसे एलिवेशन बढ़ते रहेंगे, ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती रहेंगी वहाँ पर ठंडा बढ़ते रहेगा और वेजिटेशन जो है वो चेंज होते रहेगी, ठीक है। और बीच का एक ऐसा प्रदेश रहेगा जहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा, तो वहाँ पर हाई डेंस फॉरेस्ट मिल सकता है आपको, ठीक है। ये कहा गया, ठीक है, जैसे कि पृथ्वी में यहाँ पर हम लोग ग्लोब की बात करें तो 0 डिग्री के 23 डिग्री 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे जहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है, पर्याप्त मात्रा में वर्षा मिलती है, तो वहाँ पर एक डेंस फॉरेस्ट मिल जाता है, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कहते हैं। वैसे ही कुछ इस माउंटेन फॉरेस्ट में भी हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर ये टेबल में 2-3 चीजें जो ध्यान रखने लायक वो है कि देखिए टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेजिटेशन जोन, ठीक है। तो जो ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होता है उसके लिए जो मीन एनुअल टेम्परेचर होता है वो 24 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, अबव 24 डिग्री, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना है ट्रॉपिकल जो रीजन में, ठीक है। सब ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन में तो ये होता है 17 से 24 डिग्री तक, 17 से 24 डिग्री का जो ठीक है टेम्परेचर चाहिए आपको, ये होता है सब ट्रॉपिकल पे, ठीक है। और टेम्परेट फॉरेस्ट, ठंडे प्रदेशों का जो फॉरेस्ट होता है वहाँ पर 7 से 17 डिग्री चाहिए रहता है, 7 डिग्री से 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चाहिए रहता है फॉरेस्ट के लिए। और अल्पाइन फॉरेस्ट तो बिलो 7 डिग्री, ठीक है। तो अल्पाइन फॉरेस्ट निश्चित तौर पर ऊपर पहाड़ी एरिया पे अल्पाइन फॉरेस्ट होता है जहाँ पर काफ़ी ठंडा शुष्क होता है, कोल्ड डेजर्ट को में भी अल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, अल्पाइन फॉरेस्ट जो होता है वो बिलो 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, इस टेबल को आपको पढ़ लेना है। कुछ क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ट्री हाइट इज एन इंडिकेटर ऑफ, ठीक है, मैंने पहली क्लास बताया था कि ट्री जो हाइट है वो किस चीज का इंडिकेट करती है, वो होता है साइट क्वालिटी का, ठीक है। साइट क्वालिटी का इंडिकेटर जो होता है वो होता है ट्री हाइट, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्री हाइट इज रिलेटेड टू, ठीक है, तो तमिलनाडु से 2014, ठीक है। तो फिर से आ गया कि भाई ट्री जो हाइट है वो रिलेटेड टू क्या होता है, वो होता है साइट क्वालिटी, साइट क्वालिटी। आगे चलते हैं। मीन एनुअल टेम्परेचर ऑफ सब ट्रॉपिकल जोन, तो अभी हमने पढ़ा है कि मीन एनुअल जो टेम्परेचर होता है वो सब ट्रॉपिकल जोन में होता है 17 से 24, ठीक है, 17 से 24, ठीक है, 17 से 24 होता है। और ट्रॉपिकल रीजन में 24 डिग्री से ऊपर रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो आई होप दोस्तों आपको ये पहला लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी प्रकार आगे हम लोग देखेंगे कि सिल्वीकल्चर के जो आगे जो लेक्चर होंगे वहाँ पर आज हमने उसका क्लाइमेटिक फैक्टर के ऊपर बात किया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेफिक और उसके जो टोपोग्राफिक जो फैक्टर्स उनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। और ये बहुत काम की चीज़ें आपको बताई जा रही है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें बताई जा रही है उसको आप रट लीजिए, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हमको ध्यान में रखकर रटना होगा, ठीक है। तो आप उसको कैसे रटते हैं वो आपके ऊपर है, बट जो भी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है वो बहुत काम की चीज़ें हैं विद अकॉर्डिंग टू दिस एग्जामिनेशन, ठीक है, फॉरेस्ट्री के एग्जामिनेशन को लेकर। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं आपसे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अवर क्लास।